हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। और एज़ यूजुअल इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारी साइट पे और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो डू चेक देम आउट, और बाकी प्लेलिस्ट के लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। तो इंडिया ने थर्ड अपनी बाइनल रिपोर्ट यूएनएफसीसी को दे दी है। ये रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है? ये रिपोर्ट बेसिकली आईएनडीसीज़ के बारे में है, जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, INDCs है ना, इंटरनेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो उसके लिए है। अब ये क्या है? तो देखो, कुछ कंट्रीज़ ने प्लेज किया हुआ है कि हम इतना % रिडक्शन कर देंगे अपने एमिशंस में, इतने पेड़ लगा देंगे, इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे एटमॉस्फेयर से। तो वही है INDCs, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जो रिपोर्ट इंडिया ने दी है उसमें इंडिया का काफ़ी ठीक ट्रैक पे रहा है। इंडिया ने बोला है कि वी आर ऑन ट्रैक टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 20 to 25%। अब ये किस IND से रिलेट कर रहा है? दीज आर इंडियाज INDC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया ने क्या क्या कमिट किया हुआ है ना। उसके बाद हम देखेंगे ये रिपोर्ट में क्या क्या आया है। तो इंडिया ने क्या क्या कमिट किया हुआ है, इंटरनेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है इंडिया ने क्या प्लेज किया है। इंडिया ने बोला है कि हम एमिशन जो रिडक्शन है उसको 33 to 35% ऑफ GDP कम कर देंगे एज कम्पेयर टू 2005। कब तक करेंगे? 2030 तक। तो ये जो 20 से 25% आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 20 से 25% अभी 2020 में ही अचीव हो चुका है। तो अगले 10 साल में हमको और 10% करना है, बेसिकली 10-11% और हमको कम करना है ना। तो क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 33 to 35% ऑफ GDP हमको कम करना है एमिशन बाय 2030 एज कम्पेयर टू 2005। तो ये हमारा हो गया टारगेट पहला। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि 31 मिलियन US$ की हम फंडिंग जनरेट करेंगे, ताकि हम एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ और बिहेवियर्स को प्रमोट कर पाएँ, ठीक है। तो ये एक है। उसकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है एमिशन रिडक्शन टारगेट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम कितने देंगे? फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट वुड बी 2.5 ट्रिलियन US$ है ना, इंक्लूडिंग नेशनल क्लीन एनवायरनमेंट फंड ऑफ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कार्बन सिंक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन सिंक इंपॉर्टेंट है। कार्बन सिंक में क्या है? 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन का इक्विवेलेंट हम एनवायरनमेंट से कम कर देंगे, मतलब हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे? बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट। तो हम ये इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, कौन सा? एमिशन रिडक्शन टारगेट 30 to 35% ऑफ GDP हमको कम करना है। कार्बन सिंक हमको क्रिएट करना है कितना? 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट क्रिएट करना है बाय 2030। समझ में आ रहा है? उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट वाले को ना ऐसे टिक कर देता हूँ, एक ये है ना, और एक रिन्यूएबल एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन एडिशन हम कितना करेंगे? हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, अभी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो किससे जनरेट हो रही है? थर्मल पावर प्लांट से। तो इसको हम हटाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो हम ये अचीव करेंगे 40% ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, 40% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है दैट शुड बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, है ना, कोयले से जनरेट नहीं होगी, रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होगी। तो हम ये कोशिश करेंगे। अभी क्या याद रखोगे? इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू 40% ऑफ द एनर्जी मिक्स बाय 2030, इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम 30 गीगावाट टू 175 गीगावाट। तो ये जो 175 गीगावाट था ना, ये INDCs थे उसमें हमारा कमिटमेंट था। बट अभी मोदी जी ने जो है इसको बढ़ा के 450 गीगावाट कर दिया। उन्होंने बोला कि हम 450 गीगावाट अचीव करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। तो ये आपको रिसेंट जो अपडेट है वो याद रखना है। तो ये 3 याद हो गए। एमिशन कितना हम करेंगे? 30 to 35% से हम कम करेंगे। कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ
कार्बन इक्विवेलेंट हम क्रिएट करेंगे। रिन्यूएबल हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो 40% जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बनी हो, है ना। और हम रिन्यूएबल एनर्जी का हम इंक्रीज़ करेंगे टू 175 गीगावाट। उसके बाद ये जो फाइनेंस वाला है ना, इसको थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेना कि 2.5 ट्रिलियन का है, एक में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 31 मिलियन का है, और क्लाइमेट चेंज अडेप्शन वाला जो है, जो नेशनल अडेप्टेशन फंड है, उसका हम 3,500 मिलियन US डॉलर का फंड करेंगे, ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज वाले जितने भी प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं उसको हम फंड कर पाएँ। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या है। रिपोर्ट में क्या क्या बाइनियल रिपोर्ट जो आई है उसमें इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है। तो ऑब्वियसली इंडिया ने सबसे पहला तो एमिशन इंटेंसिटी 20-25% कर ली है। उसके बाद GDP एमिशन इंटेंसिटी हैज़ रिड्यूस बाय 24%, तो ये हमने देख लिया। इंस्टॉल जो सोलर कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ गई है, वो 14 गुना बढ़ गई है, 36.91 गीगावाट हो गई है ना, 14 टाइम्स बढ़ गई है। उसके बाद रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है, हाइड्रो को छोड़ के, हाइड्रो का 25 मेगावाट से ऊपर है, जो इसके अलावा हाइड्रो वाली को छोड़ के जो विंड हो गया है ना, विंड हो गया, सोलर हो गया, तो ये सब मिला के जो विंड, सोलर और बाकी जितने हमारे मेथड्स हैं उसको मिला के दैट हैज़ इंक्रीज बाय 2.6 टाइम्स टू 90.3 गीगावाट। तो सब चीज़ में इंक्रीज आया, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में भी इंक्रीज आया बाय 1.65%। तो आपको याद रखना है जितने भी INDCs हैं सब में हमने अच्छा परफॉर्म किया है और हमने इंक्रीज किया उन सबको, ठीक है। बाकी जो मैंने ये बताया ये वाले आपको याद रखना है, एमिशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला और रिन्यूएबल एनर्जी वाला, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइनेंस वाले थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लेना, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कुछ फाइनेंस है ना, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए कुछ फाइनेंस है, और क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए कुछ फाइनेंस है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया का करंट जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितना है, 93 गीगावाट एज ऑन मार्च 2021। और हमने लॉन्ग टर्म टारगेट कितना रखा हुआ है, मोदी जी ने कितना कर दिया इसको, 450 गीगावाट हमको अचीव करना है बाय 2030, ठीक है। फिर स्कीम्स एंड टारगेट देखते हैं। तो नेशनल सोलर मिशन जो हमने देखा था ना, 8 NAPCs थे, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज होते हैं, उसमें से एक ये भी था, नेशनल सोलर मिशन है ना। तो नेशनल सोलर मिशन के अंदर 100 गीगावाट का टारगेट रखा गया था, और अभी कितना है, 39 गीगावाट इंस्टॉल्ड है। रूफटॉप सोलर हमको 40 गीगावाट करना था, अभी कितना है, 4.4 गीगावाट है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। विंड एनर्जी का टारगेट कितना था कि 60 गीगावाट की एनर्जी विंड एनर्जी से आनी चाहिए, तो बट वो अभी कितना है, वो अभी 37.7 गीगावाट है। तो ये थोड़ा बहुत आप दिमाग में रखना। और बाकी क्या ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, तो न्यूजीलैंड बेसिकली पहला ऐसा कंट्री बन गया है जो क्लाइमेट चेंज रूल्स को लॉन्च कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज रूल्स को लॉन्च करने से क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि जितने भी फर्म्स काम कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, बैंक्स हो गए, इंश्योरर्स हो गए, फंड मैनेजर्स हो गए, है ना, इनको सबको बताना पड़ेगा कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हो क्लाइमेट को क्लाइमेट रिस्क से अडेप्ट करने के लिए, है ना, और क्लाइमेट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो ये सारे रूल्स जो हैं, कौन सी कंट्री है पहली, न्यूजीलैंड, उसने लॉन्च किया है। फिर इंडिया और US के बीच में बहुत सारे पार्टनरशिप्स हैं क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को लेकर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में पूछा जाता है। तो पहला है इंडिया US क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, ये लॉन्च हुआ था। इसमें यह था कि US ने बोला है कि हम अपना जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको हम कितना कम करेंगे, 50 to 52% से हम कम करेंगे एज कम्पेयर टू 2005 लेवल्स। तो ये US का कमिटमेंट है। उसके बाद एक आता है पेस इनिशिएटिव। पेस इनिशिएटिव क्या है, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पेस इनिशिएटिव किसके बीच में है, इंडिया एंड US के बीच में। पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी कब लॉन्च हुआ था, 2009 में लॉन्च हुआ था। क्या इसका एम है कि भाई इंक्लूसिव लो कार्बन ग्रोथ डेवलपमेंट को हम इंक्रीज कर पाएँ। उसके बाद एक है US इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस, ये किस लिए है भाई, क्लीन एनर्जी को एक्सेस करने के लिए है, ठीक है। तो ये तीन आपको इंडिया और US के बीच में जो है वो याद रखना है। पेस इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, तो पेस को याद रखना है ना, पार्टनरशिप फॉर एडवांस क्लीन एनर्जी, इसको याद रखना। उसके बाद आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो नए एमिशन नॉर्म्स आ गए हैं कोयल पावर प्लांट्स के लिए, है ना। क्या है ये जो इसके एमिशन नॉर्म्स हैं क्या हैं वो हम सब देखते हैं। तो पहला क्या है कि जो डेडलाइन है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, टू इंस्टॉल द फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स दैट टू कट द एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ बीन पुश्ड टू December 2022। अब देखो, अब इसमें टर्म आ गया कौन सा, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये क्या है टेक्नोलॉजी, क्या होता है, क्यों होती है, ये देखते हैं हम एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। तो जो ये डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी है, नाम से ही क्या पता चल रहा है, डीसल्फराइजेशन, ठीक है। डीसल्फराइजेशन ऐसे वो 3 इडियट्स वाला नाम लग रहा है ना, वो लिखा था उसने राजू फिल्ट्रेशन करके, कुछ वैसा ही नाम लग रहा है, बट ठीक है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। डीसल्फराइजेशन मतलब सल्फर को हटाना है ना, डी सल्फर मतलब सल्फर को हटाना है,
तो सल्फर को आप कैसे हटाओगे, सल्फर को आपको एग्जॉस्ट गैसेस से हटाना है, मतलब जो सल्फर के ऑक्साइड है SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हटाना है ना। तो इसका क्या मकसद है, ये फ्लू गैस का जो निकलती है ना गैस, जो गैस थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, जैसे ये देखो ये कोयले का अगर प्लांट है तो यहाँ से जो गैस निकलती है इसको बोलते हैं फ्लू गैस। इसमें से जब हमको सल्फर हटाना होता है तो उसको हम उसके लिए हम एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड, मतलब जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो हम क्या करते हैं, फ्लू गैस जो यहाँ से निकल रही होती है ना, जैसे मान लो यहाँ पे कोयला जल रहा है और इधर फ्लू गैस निकल रही है इस टाइप से, तो हम क्या करते हैं इस फ्लू गैस में हम लाइम को स्प्रे करते हैं जहाँ से भी निकल रहा होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लाइम का स्प्रे डाल दिया है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइम का स्प्रे डलता है ना, तो लाइम क्या करता है इसमें से SO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो लाइम जो है वो SO2 को कर लेता है एब्जॉर्ब, ठीक है। जब SO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो लिक्विड बना के वो नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे आ जाता है, और बाकी जो जब SO2 जब हट जाता है तो वो फिर बाहर रिलीज हो जाती है फ्लू गैस। तो ये सारे यूनिट्स, ये अभी मैंडेटरी है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं सारे ये डीसल्फराइजेशन जो यूनिट है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये इस वाले का जो डेट है वो December 22 तक पुश हो गया है। फिर क्या है दूसरा, टास्क फोर्स क्रिएट होगी। टास्क फोर्स कौन क्रिएट करेगा, CPCB, हमारा जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो टास्क फोर्स क्रिएट करेगा, और जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। और वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं, A है, B है और C है। ये A B C कैटेगरी किस किस पे चीज़ों पे बेस्ड होगी, ये इस चीज़ पे बेस्ड होगी कि भाई प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेशन क्या है, क्या भाई बहुत ही ज़्यादा विसिनिटी में लोकेटेड है पब्लिक से, या फिर कैसा है, साइड में कोई रिवर फ्लो कर रही है इंपॉर्टेंट रिवर जिसको वो पॉल्यूट कर रहा है। इस टाइप से चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी और फिर उसको ABC कैटेगरी में डाला जाएगा। फिर कुछ कुछ एग्जाम्पशन दिए जा सकते हैं किस चीज़ पे, रिटायरमेंट पे। काहे का रिटायरमेंट है, थर्मल पावर प्लांट्स डिक्लेयर टू रिटायर बिफोर December 31। रिटायर मतलब अब वो बंद हो रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मीट द स्पेसिफाइड नॉर्म्स। तो जो थर्मल पावर प्लांट बंद हो रहे हैं 31 दिसंबर 2025 तक, है ना, उनको ये कंप्लाई नहीं करना है इससे। फिर पेनल्टी प्रोविजन है, अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करोगे, ये सब इंस्टॉल नहीं करोगे तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितना है, 0.2% जो है, 0.2 रुपीज़ पर यूनिट आपको जो है वो देना पड़ेगा पेनल्टी, ठीक है। तो ये सब पेनल्टी है। उसके बाद न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल फॉर थर्मल पावर प्लांट, ये क्या है, सेंटर हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर कोयल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स टू इंश्योर 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश विद इन 3 to 5 years। तो देखो ये जो फ्लाई ऐश निकल रहा है ना यहाँ से, ये जो फ्लाई ऐश निकलता है यहाँ से निकलता है, वो इन्वायरमेंट में जा रहा है, दैट इज बैड, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेटल्स और कंटामिनेंट्स होते हैं। हमने तो सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड ही हटाया ना, और अगर हमने पूरा हटा भी दिया है तब भी ये मतलब पूरा अच्छे से फिल्टर आउट नहीं होता है, और ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को तो पॉल्यूट वो करेगा ही। तो क्या होता है कि ये फ्लाई ऐश का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। तो ये जो फ्लाई ऐश निकलता है ना, इस फ्लाई ऐश का बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे कि रोड बनाने में यूज़ होता है ना, पोर्टेबल सीमेंट के साथ ये मिक्स होता है ना, तो इन सब में यूज़ होता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, किसके, फ्लाई ऐश के। तो थर्मल पावर प्लांट्स को ये बोला गया है कि आप 3 साल के अंदर 3 से 5 साल में, जो भी टाइम है, 3 से 5 साल में आप इसका यूटिलाइजेशन करोगे फ्लाई ऐश का। और कितना करोगे, 100%। ऐसा नहीं है कि 50% की और बाकी फेंक दिया, 100% यूटिलाइजेशन करोगे ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। समझ में आ रहा है। तो अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आपको 100 रुपये पर टन ऑफ फ्लाई ऐश आपको वो देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। समझ में आ गया। ये फाइन कलेक्ट कौन करेगा, CPCB कलेक्ट करेगा। कुल मिला के समझ में आ गई बात क्या है कि नए फ्लाई ऐश रूल्स क्या है कि भाई आपको फ्लाई ऐश को रीयूटिलाइज करना है, उसको जगह जगह रीयूटिलाइज करना है। अभी हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ये जो फ्लाई ऐश हम बात करेंगे ये है क्या, जब कोयले को आप बर्न करते हो, है ना, जब कोयले को आप बर्न करते हो तो उसमें से जो ऐश रह नहीं जाता है ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश, ठीक है। तो फ्लाई ऐश ये है, जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ कोयले से ही उसको हीट किया जाता है। तो वो सब जो होते हैं, जो भी कोयल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं उनमें कोयला जलता है तो ऐश बहुत निकलता है। तो उस ऐश को रीयूटिलाइजेशन करने की बात की गई है। तो ये बेसिकली एग्जॉस्ट गैसेस से निकलता है और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू सेपरेट किया जाता है। समझ में आया, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू सेपरेट किया जाता है। तो ये जो मैं टेक्निक आपको बता रहा था, ये जिसमें लाइम स्प्रे होता है और ये सब होता है ना, उसके साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी लगा होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो गैस निकल रही होती है यहाँ से, ये लाइम पहले छिड़क के इसमें से SO2 निकल जाता है और फिर ये प्रेसिपिटेटर फिल्टर करके फ्लाई ऐश को इधर ले लेता है और बाकी जो स्मोक होता है वो फिर हवा में जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो हैं उसके थ्रू इसको हम लेंगे और फिर जो फ्लाई ऐश है उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबल सीमेंट बनाने में यूज़ कर सकते हैं,
है ना, कंक्रीट और सीमेंट रोड वगैरह ये सब जो होते हैं मेटल रिकवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो ये सब यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि इट इज़ टॉक्सिक ड्यू टू ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड हेवी मेटल्स। तो इसमें ये सब होता है, लेड होता है ना, बेरिलियम होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले फ्लाई ऐश पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड होता है, बेरिलियम होता है, एल्यूमिनियम वगैरह मिल जाएगा। तो जितने भी हैवी मेटल्स हैं, है ना, हैवी मेटल्स हैं, ऐसे यूपीएससी क्या करता है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ दे देगा आपको ऑप्शन, है ना, और उसमें से जनरली जब ऐसे ऑप्शन होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, तो या तो सारे सही होते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको एलिमिनेट करने से आपके ऑप्शन आ रहा होगा सही, ठीक है। तो जनरली याद रखना, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ऐसे ही शायद पूछा गया था, पता नहीं पूछा गया था, 4 5 6 7 ऑप्शन थे, ठीक है, और उसमें से एक में बीच में था प्लूटोनियम या फिर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल था, ठीक है। तो कार्बन जलने से रेडियो एक्टिव मटेरियल थोड़ी आएगा, है ना, प्लूटोनियम वोटेनियम नहीं आएगा इससे, ना ही कोई ऐसा मेटल आएगा जो रेडियो एक्टिव हो। तो उसको आप अगर हटा दोगे, है ना, तो बाकी ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। तो इस टाइप से आप थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन यूपीएससी के जो है वो किया करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैं बोलता रहता हूँ। PYQ तो ऐसा है कि उसी के बेसिस पे आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाहिए। और हमारी जो सीरीज़ अगर नहीं देखी है, हाउ टू स्कोर 120+, उसमें हम यही सब सिखा रहे हैं आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही जो क्वेश्चन हैं उसमें कैसे एलिमिनेशन हो रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन ट्रिक्स यूज़ की गई हैं। तो एक बार जाके देख लेना, है ना, फ़ायदा ही होगा, कोई मतलब टाइम वेस्ट नहीं है वो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिवाइज होंगे, है ना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक तो रिवाइज हो जाएंगे और ऊपर से ट्रिक्स भी पता चल जाएंगी, तो सोने पे सुहागा है ये, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और GLO लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्या है ये ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, व्हाट इज दिस? तो ये किसने लॉन्च किया? सबसे पहली बात तो IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे से फंडिंग ली है और ये बेसिकली इन्होंने GLO ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब ये नाम से पता चल रहा है लिटर मतलब क्या है? लिटर मतलब जैसे मरीन लिटर होता है, ये सब आप फेंक देते हो ना, मान लो आपने कुछ खाया और साइड में फेंक दिया तो उसको बोलते हैं लिटर, है ना। जो आपने ऐसे खा के डस्टबिन में नहीं डाला, आपने कहीं एनवायरनमेंट में फेंक दिया उसको, दैट इज कॉल्ड लिटर, ठीक है। तो ये जो लिटर है इसको हटाने के लिए बात की गई है। अब ये जो मरीन जो हमारे ओशियंस हैं उनको हम कितना ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं, प्लास्टिक की बॉटल पानी पीते हैं ओशन में फेंक देते हैं, ये सब जो हम लोग करते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए ये GLO लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट आया है। समझ में आ रहा है? तो IMO के बारे में बात कर रहे थे कि IMO क्या है। IMO एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये भी याद रखना। ऐसे भी पूछ लेते हैं IMO के बारे में, मान लो अगर कोई क्वेश्चन आया तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। तो UN की जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, है ना, उनको आप याद करके जाना, ठीक है, जितनी भी हैं, WTO हो गया या जो भी है, IMO हो गया, है ना, यूनिवर्सल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो भी है इस टाइप से। तो ये सब आपको याद करना है कौन कौन सी है ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। फिर ये क्या करता है, IMO का मकसद क्या है? मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो हमारे मैरी टाइम जितनी भी चीज़ें हैं उससे ये रिलेट करता है। तो जैसे ओशियंस में पॉल्यूशन हो रहा है या सीज में पॉल्यूशन हो रहा है, उसको एड्रेस करता है, सिक्योरिटी को एड्रेस करता है, ओशन की सेफ्टी देखता है। तो ये सब जो है बेसिकली पॉल्यूशन, जो शिप्स पॉल्यूशन कर रही होती है ना, उनको एड्रेस करता है। तो ये सब किसका काम है? IMO का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद प्रोजेक्ट क्या एम करता है कि भाई जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है और जो फिशिंग सेक्टर है उसको हम लो प्लास्टिक फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो जितना भी प्लास्टिक लिटर हो रहा है हमारे ओशियंस में, है ना, उसको फोकस है, उस पर फोकस है, इसको रिड्यूस करने की बात की गई है। इसको रिड्यूस 2 सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करके किया जाएगा। पहला है फिशरी और दूसरा है मरीन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उन्हीं दोनों से होता है ना, उन्हीं दोनों से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। उसके बाद प्लास्टिक बॉटल की अगर हम बात करें तो उसका लाइफ कितना होता है? 450 ईयर्स का होता है। 450 ईयर्स तक वो इन्वायरमेंट में रहती है, तो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, है ना। डिग्रेड कर रहे हैं हम इन्वायरमेंट को धीरे धीरे। बाकी टाइप के भी मरीन पॉल्यूशन होते हैं, जैसे केमिकल हो गया, लाइट हो गया, नॉइज़ हो गया। अब इसके क्या होता है केमिकल, लाइट और नॉइज़? जैसे केमिकल तो बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा, जैसे ऑयल स्पिल वगैरह हो गए, है ना, दीज आर केमिकल्स। कोई केमिकल, मान लो कोई शिप है, वो केमिकल लेके जा रही है और वो शिप डूब गई, तो मरीन पॉल्यूशन हो गया, केमिकल पॉल्यूशन हो गया। लाइट पॉल्यूशन कैसे हो सकता है? लाइट पॉल्यूशन जैसे मान लो कि हम लोग बहुत ज़्यादा, पहले क्या होता था ना, बीचेस वगैरह यहाँ पे लाइटिंग्स नहीं रहती थी, तो आप देखोगे ना, आप जो टर्टल्स वगैरह होते हैं, लाइट से एक्चुअली एनिमल लाइफ भी बहुत ख़राब होती है। कैसे? जो टर्टल्स होते हैं ना, जो टर्टल्स हैच करते हैं, टर्टल्स जब हैच करते हैं तो वो मून लाइट में करते हैं, ठीक है। और मून लाइट इनको गाइड करती है कि ये बेसिकली आपका ओशन में आपको इधर जाना है, क्योंकि मून इधर से ही आता है ना, तो ये इसको गाइड करती है बेसिकली। तो टर्टल क्या करते हैं? हैच करके लाइट को फॉलो करते हैं और
ओशन में जाते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, हमने इतना, अब देखो यहाँ पे टर्टल हैच किया बीच पे और वहाँ जाना है उनको, क्योंकि उनको तो पता नहीं रहता कहाँ जाना है, वो बस लाइट को फॉलो करते हैं। तो अभी क्या हमने इतना ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग कर दिया है, इतनी ज़्यादा सिटीज़ डेवलप कर दी हैं कि ये सारी लाइट इधर से आने लगती है। फिर इनको लगता है अरे ये तो लाइट इधर से आ रही तो ओशन इधर है, फिर ये लोग यहाँ पे आके कुछ ले जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये सब जो है, ये सब चीज़ें बहुत ख़राब है। हम डेवलपमेंट के चक्कर में हम अपने वाइल्ड लाइफ, नेचर और इन सबको बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। एंड ये जो ख़राब करने का मोमेंटम है ना, वो इतना बढ़ गया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्टेप्स, अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस स्टेप्स नहीं लेंगे तो एक्चुअली हम प्लैनेट को बर्बाद कर देंगे। वी आर गेटिंग एक्सटेंट, दिस इज़ द ट्रूथ। मतलब इतना हमने ओवर यूटिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है प्लैनेट को कि इट इज़ गेटिंग डिटेरियोरेटेड डे बाय डे, समझ आ रहा है। और अनटिल अनलेस पूरा कुछ एकदम से स्टॉप नहीं हो जाता है, तब तक प्लैनेट को बचाना इज़ लाइक वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो हम हमारी जो जनरेशन है, वी शुड लाइक कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट इट। एटलीस्ट हमारी जनरेशन धीरे धीरे करेगी तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी, और फिर तब ये चेंज आ सकता है, बिग रिवॉल्यूशन आ सकता है। बट वी नीड टू एक्ट राइट नाउ, है ना। चलो, उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। नॉइज़ में जैसे ये सोनार्स वगैरह होते हैं, है ना, सोनार्स वगैरह के थ्रू पोल्यूशन होता है, तो ये सब होता है। उसके बाद इफेक्ट्स क्या होते हैं, इससे डेथ हो सकती है, मरीन ऑर्गेनिज्म की बायो एक्यूमुलेशन होता है, बायो मैग्निफिकेशन होता है। ये बायो एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन मैंने एनवायरनमेंट के लेक्चर में समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लेना, है ना। उसके बाद एक्सपेंडिचर, बीच क्लीनिंग पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, आपको बीच क्लीन करता रहना पड़ेगा हर बार, क्योंकि लोग तो आके फेंक के चले जाते हैं, उनका क्या है ना। तो वो उसमें सरकार का पैसा खर्चा होता है, पब्लिक हेल्थ डिटेरियोरेट होती है, तो ये सब में जो है वो खर्चा आएगा। उसके बाद क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं मरीन लिटर को रिड्यूस करने के लिए, तो आपको याद रखना है। पहला कौन सा है, लंदन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल। तो अगर ऐसे आ जाए आपके एमसीक्यूज में कि लंदन कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, कभी कभार ना मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, ऐसे यहाँ कन्वेंशन दे देंगे और यहाँ पे आपको आ जाएगा रिलेटेड टू, ऐसे करके। तो यहाँ पे आ जाएगा लंदन कन्वेंशन, है ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, इस टाइप से आ जाएगा, और एक और दे देंगे इधर कुछ भी, और फिर यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दे देंगे, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इस टाइप से होता है। तो इसीलिए ये याद रखना हमको, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ये है किससे रिलेटेड। तो लंदन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये बेसिकली मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड है ना। लंदन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड है। किस चीज़ से, जो हम वेस्ट डंप करते हैं ना, उस चीज़ से रिलेटेड है। कब आया था, 1972 में आया था, ये ध्यान रखना। तब से हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई मरीन लिटर कम हो, पर हो ही नहीं रहा है। तो लंदन कन्वेंशन बेसिकली किससे डील करता है, मरीन पॉल्यूशन से डील करता है, उसको प्रिवेंट करने से डील करता है। आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। उसके बाद मार्पोल कन्वेंशन बहुत ही फेमस है, मरीन पॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, मार्पोल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मरीन पॉल्यूशन। तो मरीन पॉल्यूशन जो है वो जो शिप्स जो हैं हमारी, जो पॉल्यूट करती है ना ओशंस को, उनसे पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए मार्पोल कन्वेंशन है। किसका है ये, आईएमओ का है। तो आईएमओ का कन्वेंशन है मार्पोल, किस लिए है, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। बस इतना याद करना है, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स से है ना। तो इसमें जितना भी शिप गार्बेज पॉल्यूट करती हैं और जितना भी प्लास्टिक डिस्कार्ड होता है, उससे बचाने के लिए मार्पोल कन्वेंशन है। उसके बाद एक है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मरीन लिटर। ये भी कब लॉन्च हुआ था, ये रियो कॉन्फ्रेंस में लॉन्च हुआ था। जो रियो +20 है, वो पहली वाली रियो नहीं, जो रियो +20 है ना, जो 2012 में हुई थी, है ना। एक हुई थी 1992 में, है ना। तो उसके रियो वाली जो हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, है ना। और रियो +20 जो इसके 20 साल बाद हुई, है ना। तो वो 20 साल बाद 2012 में हुई थी। तो उसमें ये आया था कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे मरीन लाइफ का, है ना, और मरीन पॉल्यूशन को हम कम करेंगे। उसके बाद इंडिया और जर्मनी ने साइन किया है एग्रीमेंट का नाम क्या है, सिटीज़ कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट। ये इंडिया और जर्मनी ने साइन किया हुआ है, किसके लिए है, प्लास्टिक को कम करने के लिए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि भाई हम प्रैक्टिसेस इन्हांस करेंगे ताकि जो प्लास्टिक ओशंस में जा रहा है उसको हम कम कर पाएँ। और ये पायलट प्रोजेक्ट है कहाँ पे, कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में सबसे पहले ये 3 साल के लिए देखा जाएगा। तो 3.5 साल के लिए बेसिकली इसको हम लॉन्च करेंगे कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद एक और रिपोर्ट है, सेकंड वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट। किस चीज़ की रिपोर्ट है ये, सेकंड वर्ल्ड ओशियन असेसमेंट रिपोर्ट। ये यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च की है। वर्ल्ड के ओशियंस को असेस करेंगे, भाई इसमें कितना पॉल्यूशन हो रहा है, क्या है, पॉल्यूशन तो नहीं मतलब क्या कितना वाइल्ड लाइफ है, कितना फोना है, फ्लोरा है। तो 90 इसमें ये रिपोर्ट आया कि भाई 90% जो है वो मैंग्रोव, सी ग्रास, मार्श प्लांट स्पीशीज एज वेल एज 30% ऑफ द सी बर्ड स्पीशीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये सारे जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं मरीन लाइफ
के क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, ओवर फिशिंग हो रही है, तो इसलिए जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ओशियंस में, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ डेथ जोन्स इन द ओशियन हैज़ नियरली डबल्ड, ये डबल हो गई है। ठीक है, समझ में आया? चलो।